गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनल। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जहां की राजधानी इस्लामाबाद में बीती रात फौज और पुलिस के खिलाफ गुस्सा फूटा। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद की कायद-ए-आजम यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है। पाकिस्तानी फौज और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। आधी रात में यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद पुलिस ने धावा बोला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल यहाँ स्टूडेंट्स का एकजुट बलूच स्टूडेंट से भिड़ गया और देखते ही देखते झगड़े में इस्लामाबाद के कट्टरपंथी संगठन और स्थानीय लोग भी कूद गए। आरोप यह है कि भीड़ ने बलोच स्टूडेंट्स को पीटा, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। कैंपस पे सेना और रेंजर्स बुलाने पड़े। तो देखिए, हर बीतते दिन के साथ पाकिस्तान में पतन की नई कथा लिखी जा रही है और हर बीतते दिन के साथ शहबाज शरीफ की कुर्सी पर खतरा भी तेजी से मंडरा रहा है। सरहद पार से खबर आई है कि पाकिस्तान को कंगाली की कब्र में सुपुर्दे खाक करने के बाद अब शहबाज शरीफ खुद को मुल्क का मसीहा साबित करने की कोशिश करेंगे। वो पीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बॉर्डर पार ये चर्चाएं ऐसे ही नहीं है। पाकिस्तान की माली हालत पतली है। मुल्क चलाने के लिए शहबाज शरीफ के पास फूटी कौड़ी नहीं बची है। ऐसे में चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है कि शहबाज शरीफ अपने गले का फंदा किसी और के गले में तो नहीं डाल देंगे, लेकिन कांटों का ताज किसके सर सजेगा? एक्सपर्ट इसका पूरा मेन्यू लेकर बैठे हैं। मुल्क को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे, इमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ। और अब अगर इमरजेंसी और मार्शल लॉ भी नहीं लगता और वहाँ पे भी अगर मुल्क को वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हम कहाँ जाएंगे। मुझे बदकिस्मती से यूँ महसूस होता है कि दोबारा पाकिस्तान के अंदर एक अथॉरिटेरियन रूल आ रहा है, मार्शल लॉ आ रहा है। पाकिस्तान पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। हैसियत चुनाव तक लड़ने की नहीं है क्योंकि खजाने में पैसे नहीं है। इसका खतरा तो इलेक्शन कमीशन तक जता चुका है। ऐसे में तबाही से बचने के लिए पाकिस्तान 3 फॉर्मूलों पर मंथन कर रहा है। पहला है नेशनल गवर्नमेंट, यानी मुल्क को बर्बादी से बचाने के लिए खिचड़ी सरकार बनाई जाए जिसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। दूसरा है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है पाकिस्तान में मौजूद बेहतर एक्सपर्ट और बेहतर अफसरों को मिलाकर सरकार बनाई जाए। तीसरा है मार्शल लॉ या इकोनॉमी इमरजेंसी, यानी इन सब के अलावा मुल्क में इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दी जाए। सिर्फ मुल्क में ही चर्चे नहीं है शहबाज शरीफ साहब के, मुल्क से बाहर भी चर्चे हैं। और मुझे उनका एक बयान था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो भीख मांगते हैं वो खुद अपनी चॉइस अपनी चीज़ें चूज़ नहीं कर सकते। वो इतना मकबूल हुआ कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भिखारी के तौर पे देखती है। तो वो लोग हंस रहे हैं हम पे। उनको समझ आ गई है कि इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, ये लोग फारिग हो चुके हुए हैं। हमारे पास पैसे वैसे कोई नहीं है इस पर। अगर तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लागू हुआ तो पाकिस्तान में जो बचा कुचा है उसका भी बेड़ा गर्क होना तय है। तो देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ सत्ता का फॉर्मूला नहीं ढूंढा जा रहा, बल्कि वहां तो आवाम अब अंडों को भी उसकी खोजबीन में जुट गई है। बकायदा मौलाना का दरबार लगता है, सवाल जवाब होते हैं और आवाम पूछती है कि अगर मुर्गियों के अंडे नहीं मिले तो फिर मोरनी के अंडे खाने चाहिए कि नहीं। मोरनी के अंडों पर मौलाना का अनकट भाषण काफी दिलचस्प है, सुनिए। गुर्बत का गुबार ऐसा जो होश उड़ा दे, महंगाई का पहाड़ ऐसा जो कलेजा कपा दे, बर्बादी के जबड़े में फंसा पाकिस्तान सिसक रहा है। महंगाई दर 42% के पार पहुंच चुकी है। एक अंडे का दाम 50 रुपए के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में अंडे का विकल्प पाकिस्तानी तलाशने में जुट गए हैं, जिन्हें मौलानाओं ने ऐसे टिप्स दिए हैं जो माथा चकरा दे। क्या मोर का अंडा हलाल है? क्या मोरनी के अंडे खाना हलाल है? आसिफ महमूद रावलपिंडी से। आसिफ भाई, पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। लोगों को मुर्गी के अंडे, गरीबों को खाने के नहीं मिल रहे, आप मोरनी के अंडों की बात कर रहे हो। बहरहाल हलाल है, मोरनी भी हलाल, मोर भी हलाल, मोरनी का अंडा भी हलाल है, तो खाएं अपने खर्चे पे। अंडा खरीदने की हैसियत नहीं बची आवाम की। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम ऐसे में करे तो क्या करे। आवाम बस जद्दोजहद में जुटी है कि किसी तरह भारत का वीजा मिल जाए ताकि भूखों मरने से कहीं बच जाए। आवाम परेशान है। हम तो जहाँ वीजा लगवा रहे हैं, जहाँ इंडिया चले जाएंगे, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ बांग्लादेश, ये मुल्क हमसे अच्छे चले गए हैं। इकॉनमी में भी और दूसरी चीज़ों में हर चीज़ मतलब आसान जा रही है उनके लिए। भाई यहाँ तो बहुत सारी परेशानियाँ बन रही हैं
रोज़ ब रोज़। पहले अपनी गाड़ी पर आते थे, गाड़ी बिकी है, फिर मोटरसाइकिल पर आना शुरू किया, वो बिक गया है। अवाम हलकान है और नाकारे हुक्मरान बेफिक्र है। बेबसी का आलम यह है कि घरों में एक दाना तक नहीं बचा है। हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत हो गई है कि मैं खुद मुल्तान छोड़ के इधर अब आया हूँ जॉब करने के लिए। कहीं जॉब नहीं मिली, 10 दिन से मैं इधर उधर फिर रहा हूँ, नौकरी भी नहीं मिल रही, हम घर बच्चे भूखे बैठे हैं। ये तो आगाज है साहब, अंजाम इससे भी कहीं खौफनाक हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तानी अवाम ये कह उठी है कि पाकिस्तान से भागने में ही भलाई है। तो देखिए, पाकिस्तान का ये हाल इसलिए है क्योंकि आवाम को अपने हुक्मरानों पर भरोसा ही नहीं है। सरहद पार तो अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम की गूंज है। पाकिस्तान की जनता को अब भी लगता है कि अगर एक बार मोदी रहमदिली दिखा दे, उनका दिल पसीज जाए, तो फिर पाकिस्तान गुर्बत के गड्ढे से उभर सकता है। बड़े गुमान में चूर रहता था पाकिस्तान, बड़ा नाज था पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी खोखली नीतियों पर, लेकिन किया क्या? सिवाय मुल्क का बेड़ा गर्क करने की किया क्या? अब जब पाकिस्तान रसातल में जा रहा है, तब पाकिस्तान में खूब चर्चाएं हैं कि मोदी ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। जो उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो पाकिस्तान को हेल्प भी करेंगे, बेल आउट पैकेज वगैरह का कोई यार आपको लगता है ये यार मुझे तो इस तरह कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, मैं सामने, लेकिन होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, अगर हमारे इन तीनों ममालिक के साथ ताल्लुकात टिके ना, तो हम दुनिया से भीख नहीं मानते। और भूखे मरते पाकिस्तान को उम्मीद की रोशनी रॉ के एक्स चीफ अमरजीत सिंह के बयान से मिली है। पाकिस्तान बल्लियों उछल रहा है कि 2023 के आखिर तक मोदी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे सकते हैं, लेकिन हुक्मरानों की नालायकी इसमें भी बट्टा लगा सकती है। लोगों का अपना चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। मार्केट में क्या मार्केट में उसने क्या परचेजिंग करनी, जहाँ पे 4 चीजें लेनी होती वहाँ पे एक लेनी भी उसके लिए मुश्किल हो रही है। खाना पीना नहीं पूरा हो रहा। तो होप नजर आ रही है कि यार मैं भी रिलेशन, होप नजर आती है कि अगर हम अपने आप को थोड़ी सी गुडविल दे। गलतियां कहीं ना कहीं हमारी अपनी है। देखें ना, अब हमने क्या कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया अपने आप को, हमने इतना डाउन कर लिया और अपनी अयाशियाँ जो है ना, दुश्मन जिसे हम कहते हैं दुश्मन, वो किधर से किधर चला वो बिल्कुल चला गया इसमें। पाकिस्तानी ऐसे ही मोदी नहीं कर रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, मांगे कहीं से खैरात नहीं मिल रही है। ऐसे में बच्चा बोल उठा है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो हिंदुस्तान की शरण में जाना ही होगा। हमारी जरूरत है, इंडिया को हमारी जरूरत नहीं, वो बहुत बड़ा मुल्क है। हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएं तो हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत मुफीद है। एटॉमिक पावर तो है, लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें कोई $1 अरब नहीं दे रहा। हमारे जो ज़खायर हैं वो $3 अरब हैं, वो भी सऊदी अरब के हैं। पाकिस्तान के पांव कब्र में लटके हैं, बाकी जो कुछ बचा है वो सिर्फ बर्बादी के कब्र में दफन होने के इंतजार में बचा है। कहते हैं ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा, ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि भीख मांगने को पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपना बिजनेस बना लिया है और उनकी तरह ही आवाम का एक बड़ा तबका भी इस बिजनेस फॉर्मूले पर चल निकला। पाकिस्तान में लग्जरी भिखारी सुर्खियों में है, जो फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियों में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हैं। यकीन ना हो, इस स्टोरी को देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। डॉक्टर शाजिया नाम की ये लड़की MBBS करने के बाद ऐसी ही एक भिखारी फैमिली के चक्कर में पड़ गई। ऐसा अय्याश परिवार जो कहने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के करोड़ों का धंधा करता था, मगर असली काम था भीख मांगना। मेरी शादी मेरी फैमिली ने की, काफ़ी अच्छे वो लोग थे, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो इनसे शादी करवाई जी, तो मेरी फैमिली ने कहा कि क्या नाम लेते हैं, फैमिली काफ़ी अच्छी है तो इसकी शादी कर देते हैं। शुरू के 5-4 मंथ बिल्कुल ठीक रही। शाजिया को कुछ शक हुआ, फिर जब शक के धागे को उसने उधेड़ना शुरू किया तो असलियत सामने आई। असलियत ऐसी कि शाजिया के होश उड़ गए। मैंने देखा कि आस्ता आस्ता वो सारी फैमिली ना घर से गायब होना शुरू हो गई। सारे गाड़ी में बैठते थे और पता नहीं कहाँ चले जाते थे। फिर मैं एक दिन सारे करके सारे जी बच्चे बड़े सारे जी सारे। अच्छा, फिर तो मैं एक दिन घर में अकेली थी, मैं उनके बेसमेंट में गई तो उनके बेसमेंट में ना यूथ गेटअप्स वगैरह थे, कपड़े थे भिखारियों वाले, वो वहाँ पे चेंज करते थे और भीख मांगने जाते थे। सारा घर भीख मांगने जाता जी। शाजिया के लिए तो ये स्याह सच कल्पनाओं में भी कपाने वाला था। सच्चाई जानने के बाद खुद की तसल्ली के लिए ये SUV वाले भिखारियों के अड्डे पर पहुंच गई। फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर में बैठ के वहाँ से निकलते और भीख मांगने जाते। जी, भीख मांगने जाते थे। कैसे पकड़ा भीख मांगने, गाड़ी के कैसे पीछे? मैं फिर एक दफा उनके पीछे गई, जाके देखा तो ये ऐसे ही वो लाहौर में जगह जगह पे जाके अपने उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे तो भीख मांगते थे। मतलब सामानों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर इमोशन का एक्सपोर्ट कर पैसों के इंपोर्ट का फुल टाइम धंधा था इस फैमिली का। शाजिया इस फैमिली में फंस गई थी।
तो आपका जो शोहर था वो भी भीख मांग? जी वो भी भीख मांग। गेटअप कैसे करते थे, उनके क्या कपड़े क्या क्या करते? बेसमेंट में जाते थे, कपड़े वगैरह चेंज करते थे, उनके पास एक मेकअप आर्टिस्ट था। गजब है, मतलब गजब ही है। दरिद्रता और प्रपंच की पराकाष्ठा इसे ही तो कहते हैं। प्रपंची मुल्क, प्रपंची सरकार, प्रपंची परिवार, कट्टरवाद की नींव पर खड़े मुल्क की नसों में रक्त से कहीं ज्यादा प्रपंच बह रहा है। अपनी अय्याशी के लिए प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, संतरी मुल्क बर्बाद कर रहे हैं और ऐसी ही अय्याशी के लिए एक परिवार ने ज़ईन लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर आई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग घटा दी है। पाकिस्तान की रेटिंग को CAA1 से घटाकर CAA3 कर दिया गया है। मूडीज ने कहा है कि पाकिस्तान में नकदी की बढ़ती नाजुक स्थिति के चलते उसको डिफॉल्ट जोखिम उसका बढ़ गया है। बीते 3 दशकों में मूडीज की ओर से पाकिस्तान को लेकर जारी ये सबसे कम रेटिंग है। और देखिए पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है, इसका एक सबूत भी सामने आया है। पता चला है कि पाकिस्तान में अब 10 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती है। बड़े पैमाने पर छटनी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को काफी नुकसान हो रहा है। उसके पास कपड़ा बनाने के लिए कॉटन तक नहीं है। तबाही का फाइनल भोपू बज चुका है। बदहाल पाकिस्तान का चूल्हा पहले ही ठंडा है। फैक्ट्रीज पर ताले लटकने लगे हैं। इस बीच नए खतरे ने सरहद पार सिर उठा लिया है। डॉलर की कमी से पाकिस्तान का टेक्सटाइल कारोबार ठप होने की कगार पर है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान में 10 लाख नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। कपड़ा उद्योग ठप होने के कगार पर है। कंपनियां कर्मचारियों को सिर्फ 15 दिन ही ऑफिस आने के लिए कह चुकी है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अगर ये हालात ठीक नहीं होते तो मार्च में बहुत शदीद हंगामे हो सकते हैं। चीन से 70 करोड़ मिलने की आस अभी अधर में लटकी है। लोन मिल भी गया तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा होगा। उधर डॉलर की कमी से कंपनियों की ICs क्लियर नहीं हो पा रही है। ऐसे में पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर छटनी होने वाली है। जिसके पास सिफारिश है या रिश्वत है, पैसे हैं, तो वो ही जॉब पे लग सकता है। अदरवाइज मिडिल क्लास लोग या लोएस्ट वो आजकल ऐसे ही हाथ धो के बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए। क्या है कि जॉब नहीं है, हमारी हुकूमत हमारे बारे में सोचती नहीं है, हमारा साथ नहीं देती। यानी पाकिस्तान के चूल्हे में और पानी भरना अभी बाकी है। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम कह रही है मोदी ही अब बेड़ा पार कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो यकीन करें, मैं कहता हूँ मोदी 5 साल हमारे यहाँ पे लगा लेता तो शायद हमारा भी मुल्क संवार देता। आप हमारे क्राइसिस देख लें, आजकल के पॉलिटिकल क्राइसिस। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाने की बजाय जलसों में जा रहे हैं। पाकिस्तान की माली हालत बेहद बिगड़ चुकी है। ऐसे में हर घर में ये खौफ दौड़ रहा है कि नौकरी चली गई तो फिर क्या करेंगे। डॉलर मज़ीद मतलब ऊपर जा रहा है और बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ गई है कि मतलब हर बंदा जो है वो जॉब के लिए मतलब मेहनत कर रहा है, जुस्तजू कर रहा है। और ये सारे मामलात अगर देखे जाएं तो बहुत मुश्किल है। मतलब जो सूरत हाल चल रही है तो मुझे पाकिस्तान आगे भी जो है ग्रो करता नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान रोज बर्बादी के दलदल में धंसता जा रहा है। इस भंवर से बाहर निकलने की उम्मीद अभी ना के बराबर है। और अब सीधा एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। खबर यह है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है और इस बात से आगाज किया है IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। बड़ी खबर यह है जिसके मुताबिक ईरान ने यूरेनियम का जो जखीरा इकट्ठा किया था उसे उसने इतना संवर्धित कर लिया है कि वो एटम बम ग्रेड के करीब पहुंच गया है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है और IAEA के मुताबिक ईरान 83.7% संवर्धित यूरेनियम हासिल कर चुका है, यानी वो एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। तो एक और ईरान न्यूक्लियर बम हासिल करने के करीब पहुंचता जा रहा है तो दूसरी ओर बेटियों के साथ बर्बरता की हदें भी पार करता जा रहा है। पहले हिजाब में कैद करके बेटियों का खुला आकाश छीन लिया गया और अब जिंदगी की डोर तोड़ी जा रही है। ईरान में जुल्म का राउंड 2 शुरू हो चुका है। इसका सबूत है ईरान की ये तस्वीरें जो बता रही है कि रईसी के मुल्क में मजहबी कट्टरता का कहर बेटियों पर जहर बनकर टूटा है। राजधानी तेहरान के कौम में 100 से ज्यादा लड़कियों को जहर दे दिया गया। इन बच्चियों को जहर किसने दिया, जहर क्यों दिया गया, हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएं।
लेकिन उससे पहले ये बता दें कि जब बच्चियों की हालत बिगड़ने लगी तब उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। इनमें से कितनी बच्चियों की जान बची और कितनों की मौत हुई, इसका आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। सामने आए ईरान के शिक्षा मंत्री यूरी, जिन्होंने खबर को अफवाह बताया, लेकिन मामला दबने की जगह उछलता चला गया। हार कर ईरान की सरकार को कबूलना पड़ा कि बच्चियों को जहर जानबूझकर दिया गया था। ये घटना जितनी डराने वाली है उससे ज्यादा खौफनाक है इसके पीछे की वजह। बताया जा रहा है कि कुछ कट्टरपंथी नहीं चाहते थे कि बच्चियां पढ़ाई करें। वो इलाके की सारी गर्ल्स स्कूल हमेशा के लिए बंद करवाना चाहते थे और इसीलिए बच्चियों को सांस के जरिए जहर दिया गया। बच्चियों के लंग्स की जाँच में इन सब के सबूत मिल चुके हैं। ईरान में इस तरह के मामले नवंबर के अंत से ही होने लगे थे, लेकिन एंटी हिजाब प्रोटेस्टर्स पर जुल्म ढाने में जुटे सिस्टम ने खबर छिपाने में ताकत झोंक दी। लेकिन अब सच दुनिया के सामने आ चुका है और विरोध दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार पर चल रही बैठक में जैसे ही ईरान के विदेश मंत्री ने बोलना शुरू किया, कई देशों के डिप्लोमैट्स बैठक छोड़कर निकल गए। और स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने अपनी मिसाइल पावर दिखाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने एयर डिफेंस ड्रिल की है, जिसकी तस्वीरें ईरानी मीडिया की ओर से जारी की गई है। बताया जा रहा है कि मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का परीक्षण ईरान ने परमाणु साइट के करीब किया है। ऐसा करके ईरान ये दिखाना चाहता है कि अगर उसकी न्यूक्लियर साइट पर इजराइल या अमेरिका ने हवाई हमला किया तो ईरानी डिफेंस सिस्टम उसे तबाह कर देगा। ईरान के खतम अल अनबिया एयर डिफेंस के बेस के कमांडर अमीर कादर के हवाले से ये खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयर डिफेंस ड्रिल में ईरान के संवेदनशील परमाणु और मिलिट्री बेस पर 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स और ड्रोन शामिल किए गए हैं। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव का नया राउंड शुरू हो चुका है। फिलिस्तीन के हथियारबंद हमलावरों ने इजराइल के 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी के बाद कई इलाकों में हिंसा भड़क गई है, जिसके बाद वेस्ट बैंक में रह रहे इजरायली लोगों ने फिलिस्तीन के गांव पर हमला कर दिया। इस हमले में फिलिस्तीन के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि करीब 400 के आसपास लोग घायल हो गए। हमला नबलस शहर के हुवारा, जतारा, बुरिन और असीर अल किबलिया गांव में हुआ। जानकारी के मुताबिक फिलिस्तीनी गांव पर हुए हमले में 30 से ज्यादा घरों और करीब 100 कारों में आग लगा दी गई। फिलिस्तीन की मीडिया का ये दावा है कि वहां रह रहे लोगों पर मेटल रॉड से हमला किया है और उन पर पथराव किया गया है। इस बीच इजरायली सेना ने हालात कंट्रोल करने की कोशिश की, टियर गैस का इस्तेमाल हुआ। बताया जा रहा है कि दशकों में वेस्ट बैंक के इलाके में इस तरह का खूनी संघर्ष नहीं हुआ। ये अब तक थमा नहीं है। जब फिलिस्तीन के गांव में आग लगी, इसका रिटेलिएशन सामने आया। फिलिस्तीन के सपोर्टर्स ने एक इजरायली अमेरिकी नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। इजराइल की आर्मी का कहना है कि हमलावरों ने 3 बार गोली चलाई और फिर गाड़ी को भी जला दिया। वैसे अभी तक किसी भी फिलिस्तीन की ऑर्गेनाइजेशन ने इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन गाजा पट्टी पर कंट्रोल करने वाले हमास ग्रुप का कहना है कि यह हमला इजराइल के रॉकेट अटैक का जवाब था। इन सब के बीच इजराइल अपने ही घर में विरोध का सामना भी कर रहा है। लगातार एक कानून में बदलाव की मांग को लेकर लोग सड़कों पर है। कहा जा रहा है कि संसद को सुप्रीम कोर्ट की पावर कम करने वाला कानून वापस लेना चाहिए। इसलिए अब ऐसे सिग्नल मिलने लगे हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक इमरजेंसी के हालात बन चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये तो फैक्ट है कि अमेरिका में कुदरत ने स्नो इमरजेंसी लगा दी है। कैलिफोर्निया के साथ मिशिगन में भी विंटर स्टॉर्म का हमला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि तूफान की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है। हालात इतने भयानक है, अब लोग घरों से बाहर निकलने में बच रहे हैं। असल में सोमवार को मिशिगन में बारिश और तेज हवाओं का नया स्पेल शुरू हो गया। इसके बाद बर्फबारी ने कई इलाकों में कनेक्टिविटी को खत्म कर दिया। यही हाल कैलिफोर्निया का भी दिखाई दिया। यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने आशंका जताई है कि विंटर स्टॉर्म बुधवार तक लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा। यह आगे की तरफ बढ़ नहीं रहा। इसी बीच सोमवार को कैलिफोर्निया के कई इलाकों में बारिश हुई और इसके अलावा कुछ जगहों पर बर्फीला तूफान, उसकी नई वार्निंग जारी कर दी गई है।
लेक टाहोय के पास लोगों को नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि यहाँ पर करीब 2 मीटर तक बर्फ गिर चुकी है। इसके अलावा नदन नवेदा में बर्फबारी की वजह से सारे सरकारी ऑफिसेज बंद हो गए हैं। इस दौरान लॉस एंजलिस काउंटी में लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों में नुकसान पहुंचा है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के चलते पेड़ भी टूट गए हैं। लॉस एंजलिस काउंटी में भी कोल्ड वेदर का अलर्ट जारी हो गया है। इसी तरह हालात मिशिगन में भी बने हुए हैं, जो पिछले 5 दिनों से बर्फीले तूफान की मार झेल रहा है। यहाँ करीब 1,30,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बगैर बिजली के रहने को मजबूर हैं। बीच में बर्फबारी रुकने के बाद पावर रिस्टोर करने की कोशिश हुई थी, लेकिन बारिश और तूफान ने इस काम में अड़ंगा लगा दिया। अब लोगों को ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल और नॉर्थ मिशिगन काउंटी में एक और तूफान आ रहा है, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ सकते हैं। देखिए, वैसे कुदरत का अपना एक यूनिक सिस्टम होता है जिसे इंसान को फॉलो करना चाहिए। हालांकि जिस वक्त बर्फबारी के वीडियो अमेरिका में सर्कुलेट हो रहे थे, उसी दौरान हरियाणा के गुरुग्राम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ और ये वीडियो पूरे दिन टॉकिंग पॉइंट बना रहा। व्हाट्सएप और ट्विटर पर जमकर सर्कुलेट हुआ, साथ ही इसे फॉरवर्ड भी किया गया। पहली नजर में यहाँ कोई गड़बड़ नहीं दिखी, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि 40 लाख की लग्जरी गाड़ी की डिक्की खोलकर ये दोनों लोग फूल वाले गमलों की तरफ झुके हुए थे। बारी बारी से गमलों को चेक कर रहे थे और फिर जिसे जो गमला पसंद आ रहा था वो इनकी गाड़ी के अंदर पहुंच रहा था। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि भला गमला लेने में बुराई क्या है? जनाब, बुराई कुछ नहीं है। गमले लेने चाहिए, फूल लगाने चाहिए, लेकिन 40 लाख की गाड़ी में आकर 400 रुपए के पौधे चुराना, इसे आप क्या कहेंगे? ये मामला सड़क किनारे लगे गमलों की चोरी का है। जरा फिर से इस अजीबोगरीब केस को डिटेल से देखिए और फैक्ट्स के साथ समझिए। पूरा मामला दिल्ली के पास गुरुग्राम के शंकर चौक का बताया जा रहा है। असल में ये पौधे G20 सम्मेलन में शहर को सजाने के लिए रखे गए थे। हर चौक को इसी तरह सजाया गया। इसी दौरान VVIP नंबर वाली ब्लैक कलर की लग्जरी कार यहाँ रुकी। सोचिए, गाड़ी पर जो नंबर था उसे खरीदने के लिए ही कम से कम लाख रुपए लग जाते हैं, क्योंकि शौक तो बड़ी चीज है जनाब। बहरहाल गाड़ी पार्क हुई, अंदर से 2 शख्स बाहर निकले। दोनों को सड़क किनारे लगे फूल पसंद आ गए। हो सकता है मिसेस को सरप्राइज करने का दिमाग में ख्याल आ गया हो, इसीलिए गाड़ी से उतरे, डिक्की खोली और दे दनादन गमलों को उठाना शुरू कर दिया। चोरी का वीडियो फौरन वायरल हो गया। लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। ANI की चीफ स्मिता प्रकाश ने लिखा, बना ले अपना मुगल गार्डन चोरी के पौधों से, I'll cheapos in SUVs। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन के पास शिकायत कर दी है, लेकिन बात शिकायत की नहीं है, बात शहर के प्रति अपने नजरिया बदलने की है। आप लाखों की गाड़ी रखें, महंगे फ्लैट में रहें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह की हरकत शहर का, प्रदेश का और देश का नाम इससे खराब होता है। इसीलिए जिम्मेदार नागरिक बनना भी सीखिए। तो देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग का दायरा अब दुनिया की बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। ये बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि अब यूक्रेन की सुसाइड ड्रोन मॉस्को की तरफ बढ़ने लगे हैं। और ये तस्वीरें इस बात का सबूत है, जिन्हें खुद रशियन मीडिया ने रिलीज किया है। रशियन आर्मी का कहना है कि इस बार यूक्रेन के 2 सुसाइड ड्रोन्स मॉस्को की तरफ आ गए थे। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों यूक्रेनी ड्रोन्स ने सदर्न रशिया में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। इसे लेकर मॉस्को रीजन के गवर्नर आंद्रे वोरोब्योव का स्टेटमेंट भी सामने आया। इसमें बताया गया कि ये दोनों ड्रोन गुबास्तोवा गांव की तरफ पहुंचे और यहां उनका टारगेट सिविलियन पॉपुलेशन था, लेकिन दोनों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन इस बीच ये सवाल उठने लगे कि क्या अब यूक्रेन की तरफ से रूस पर काउंटर अटैक शुरू कर दिए गए हैं? क्या बेलगोरोद रीजन से 500 किलोमीटर दूर तक यूक्रेन के ड्रोन्स पहुंचने लगे हैं? क्या कीव की तरह मॉस्को में भी एयर रेड सायरन बजना शुरू हो जाएगा? ये सारे डेवलपमेंट उस वक्त हो रहे हैं जब अमेरिका ने नए सिरे से यूक्रेन को हाईटेक मिलिट्री इक्विपमेंट देने का फैसला किया है। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन ने भी अमेरिका को घेरने की सॉलिड प्लानिंग कर दी है। खबरें हैं कि रूस की नौसेना में 2 नई अलेक्जेंडर 3 न्यूक्लियर सबमरीन शामिल होने वाली है। ये सबमरीन एक साथ 16 मिसाइलों को ले जा सकती है, जो अमेरिका तक अटैक करने में केपेबल है। हालांकि जिस वक्त मॉस्को में ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आई, उसी दौरान जेलेंस्की के बंकर की तस्वीरें भी पहली बार दुनिया ने देखी। इसी बंकर के अंदर से जेलेंस्की रोज नेशन को एड्रेस करते हैं। तो देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ज़ेलेंस्की को रेजिस्टेंस के सिंबल के तौर पर देखते हैं। यूक्रेन की कई माएं ये कह रही है कि बेटा हो तो ज़ेलेंस्की जैसा।
हालांकि जहां तक मां बेटे का सवाल है तो इसे लेकर ग्वालियर से काफी इमोशनल स्टोरी सामने आई है। एक पुलिस अफसर बेटा और खेतों में काम करने वाली मां की ये दास्तां आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चों की कामयाबी से बड़ा कुछ नहीं, खासकर माँ के लिए। कंधों पर चमचमाते सितारे, बदन पर वर्दी, खेतों में घास काटती माँ। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई। इस माँ का बेटा वर्दी पहनकर जैसे ही गांव पहुंचा, सबसे पहले खेतों में घास काट रही अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुंच गया। दोनों के बीच की बातचीत सुनकर हर कोई भावुक हो उठा। तो क्या करते हैं? मन बुला लिया भैया चाचा थू। अरे अब अभी आप कह का चाचू करते हैं फालतू। तो क्या करम भैया, भैंसिया एक खरा खे बिना दूध घी बिना नहीं चले, 4 रिश्तेदार आएंगे तो पैसा से खरीद ली ना, कहाँ पड़ी है चक्कर में। सही कहा था भाई। संतोष पटेल ग्वालियर जिले में एसडीओपी पद पर तैनात हैं। मां के साथ इमोशनल बातचीत का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लिखा, मातृभूमि पर मातृभाषा में ममतामयी बातें। खेतों में घास काटती मां की सीख आगे और भी ज्यादा भावुक कर जाती है। अगर मोरे बेटा हुआ पुरेश मारा। जमीन में फायदा है कि पढ़ाई में? पढ़ाई में फायदा है, जमीन में कम फायदा है। जमीन सब जगह का पछेर दई, पढ़े लिखे बारा सर्विस बारा। अच्छा। हाँ, सब जगह बारा जमीन बारी का पछेर दई। नौकरी सबसे राजा चीज है। माँ बेटे के दरमियान आगे जो बातचीत हुई वो और भी मोटिवेशनल है। संतोष पटेल को डीएसपी बने 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन माँ आज भी साधारण जिंदगी जीती हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खासा ट्रेंड हो रहा है। जिसने भी माँ बेटे का ये वीडियो देखा, उसने यही कहा कि बेटा हो तो ऐसा हो। बकरी का काटे ना। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। देखिए, वायरस की पैदाइश को लेकर अमेरिका जिस तरह अपनी बात से पलटा है, उससे दुनिया हैरान है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब चीन को इस मामले में क्लीन चिट देने की फिराक में है? क्या मसला कुछ और है? जिस तरह कोरोना के वेरिएंट पल पल रूप बदल रहे हैं, वायरस की पैदाइश पर अमेरिका का स्टैंड भी उतना ही तेजी से बदल रहा है। हम आपको इसका सबूत दिखाएंगे, लेकिन पहले चीन में अमेरिका के राजदूत निकोलस बर्न्स का ये बयान देख लीजिए। कोरोना वायरस को लेकर वुहान में 3 साल पहले जो कुछ हुआ, उसके बारे में चीन को अधिक ईमानदार होने की जरूरत है। उनका ये बयान आना था कि चीन चिढ़ गया। कहा, अमेरिका को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अमेरिका को फोर्ट डेट्रिक और सेना के जैविक हथियारों के अड्डों के बारे में उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए। वायरस वाले मुद्दे के राजनीतिकरण से चीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अमेरिका की विश्वसनीयता को इससे जरूर नुकसान होगा। दुनिया भर में तबाही मचा चुके कोरोना को लेकर अमेरिका शुरू से ही चीन पर आरोप लगाता रहा। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब वो कोरोना को चाइनीज वायरस ही बुलाया करते थे। लेकिन मुश्किल ये है कि अब अमेरिकी सरकार का स्टैंड बदल रहा है। There is not a consensus right now in the U.S. government about exactly how COVID started. There is just not an intelligence community consensus. अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका बिना किसी पुख्ता सबूत के ही अब तक चीन को कोरोना का गुनहगार साबित करता रहा? वैसे इसकी गुंजाइश कम लगती है। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या कोरोना पर चीन को क्लीन चिट देकर अमेरिका जियोपॉलिटिक्स की कोई नई चाल चलने की तैयारी कर रहा है? देखिए, कोरोना की पैदाइश को लेकर अमेरिका अलग अलग बयान दे रहा है। वैसे स्टैंड तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी बदला है। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के लिए तो करीब 9 महीने तक इंतजार किया, लेकिन मनीष सिसोदिया का रेजिग्नेशन लेने में उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की। सवाल यह है कि इसकी वजह आखिर क्या है? शराब घोटाले में जेल जाने की शर्मिंदगी थी या खुद को ईमानदार बताने की हड़बड़ी, ये तो पता नहीं। लेकिन केस खारिज कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगते ही मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया और अरविंद केजरीवाल ने भी बिना वक्त गवाए मंजूर कर दिया। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे से भी ज्यादा हैरान करने वाला है बिना विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन का मामला। जैन पिछले 9 महीने से तिहाड़ की सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे थे, लेकिन सिसोदिया ने इस्तीफा दिया तो लगे हाथ उन्होंने भी अपने त्याग पत्र पर साइन कर दिया। दोनों मंत्रियों का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया गया है, उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जहां तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है
और कोई सत्यता इसमें नहीं है, ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। लेकिन लंबे समय से सिसोदिया और जैन का इस्तीफा मांग रही बीजेपी भी मौके के इंतजार में थी, फौरन जवाब दिया। सतेंद्र जैन को इस्तीफा देने के लिए कब से कहा जा रहा था? 8 या 9 महीने से। दिल्ली की जनता के ऊपर बिना उनके विभाग के मंत्री के वो जेल के अंदर थे और जेल में क्या क्या करते थे सबके सामने था। और मनीष सिसोदिया के अंदर अगर थोड़ी भी नैतिकता होती, जिस दिन उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगा उनको उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था। केजरीवाल के आगे डबल चुनौती है। अब उन्हें 2024 के लिए छवि भी चमकानी है और दिल्ली में सरकार भी चलानी है, जिसका इंतजाम उन्होंने कर भी लिया है। सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को मिली रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोई नया मंत्री नहीं बनाया जाएगा। सिसोदिया के मंत्रालय दूसरे मंत्रियों में बांटे जाएंगे।